हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अब तक इसके कम से कम दो टॉपिक करा दिए, ठीक है। तो दो टॉपिक कराए मैंने, उसके मतलब जो लूसेंट बुक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कराने वाला हूँ, ठीक है। वो टॉपिक के बाद चल रहे हैं। इसके दो टॉपिक करा दिए, ठीक है। जो भी यूरोपीय का आगमन और जो विविध क्वेश्चन थे उसके रिलेटेड उससे करा दिए, ठीक है। ये इस वाले टॉपिक में क्या कराने वाला हूँ तो आप देख लीजिए। लूसेंट बुक का कराने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, वो भी हिंदी में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। बस तुरंत हिंदी में क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसके। ये मतलब लूसेंट इन हिंदी, मतलब टोटल हिंदी में क्वेश्चन कराऊंगा। और वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी यूपीएससी वगैरह जितने भी कोई भी एग्जाम पूछे गए ना, वहीं से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। वो भी लूसेंट बुक के, पता है ना आपको, लूसेंट तो जानी मानी बुक है, तो उसी से क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके जो टॉपिक कराने वाला हूँ मैं, अब जो टॉपिक करा रहा हूँ, ये टॉपिक करा दिया मैंने, सारा कुछ देख लेना उस वीडियो में, पिछली दो वीडियो में करा दिए, ठीक है। ये वाला भी करा दिया मैंने, ये वाली। तो इसकी मतलब ये वाला वीडियो अब मैं यहाँ से कराने वाला हूँ, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, तो ब्रिटिश शासक चला था, उसका विस्तार किस टाइप से हुआ था, मैं इसकी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। तो अब देख लीजिए एक बार। तो चलो चलते स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो टाइम करना ख़राब है, ठीक है। इस हाँ, ये बता दूँ मैं आपके लिए, इस वाले वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। चूँकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम में कंज्यूम नहीं होता, फिर इसमें 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अगली वीडियो में आगे जो क्वेश्चन बचेंगे वो करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो बता दे, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट का सूची से मतलब सेकंड से मिले करना घटना, ये जो कौन सी घटना कब हुई थी और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। कौन सी घटना किसके शासनकाल में हुई थी और उसका जो गवर्नर कौन था उस समय पर, ये बताना आपके लिए। तो देख लो एक बार, जो प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय शासन युद्ध, द्वितीय शासन लागू हुआ था 1765 ईस्वी में, ये किसके द्वारा, कौन गवर्नर था उस समय पर। बक्सर का युद्ध हुआ था और बंगाल का अकाल हुआ था। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ये रोजर ड्रैक 1757 ईस्वी में जब हुआ था, तो उस समय का जो तत्कालीन बंगाल का जो गवर्नर था वो रोजर ड्रैक था। कौन था, रोजर ड्रैक था। तो पहले का ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें दूसरी, द्वितीय शासन लागू 1765 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उस समय का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उस समय गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो बी का सेकंड मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें सेकंड, तो बी का सेकंड और पहले का ए, दोनों का मिल रहा है। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध में 1764 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये उस समय का जो गवर्नर था वो कौन था, बेंटी वेंसटार्ट था, ठीक है। और बंगाल अकाल जो हुआ था 1770 ईस्वी में, कब हुआ था, ये हुआ था कोर्टियर के शासनकाल में। तो ए बी सी डी सारे सही है, ठीक है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर देखें क्वेश्चन, इधर देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया। प्लासी की लड़ाई मतलब 1757 ईस्वी में जो हुई थी, तो उस समय अंग्रेजी सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, या हेक्टर मुनरो ने, या वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई ने, किसने किया था उसका नेतृत्व अंग्रेजों का। तो किसने किया था, तो बता दूँ मैं, रॉबर्ट क्लाइव 1770 प्लासी के युद्ध के समय जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे उस समय पे, ठीक है। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये बताना आपको। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो बक्सर के युद्ध के समय 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा, हेक्टर मुनरो। जो हेक्टर मुनरो था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था बक्सर की युद्ध के समय 1764 ईस्वी में। अब बात करें आगे, बंगाल का द्वैध शासन कब से लागू चला। जो बंगाल का द्वैध शासन था, ये कब से कब तक चला था। तो बंगाल का द्वैध शासन बता दूँ आपके लिए, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला था। कब तक, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथे वाले का। देख लेना आप एक बार, ठीक है। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के थे, मैं वो करा रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में कहता है, थोड़ा जूम कम कर दूँ ये, अब ठीक है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 5वां, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जो सहायक संधि थी, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो प्रस्तावित सहायक संधि थी वो स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये बताना है आपके लिए। तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो पहला शासक था वो अवध का नवाब था, या कर्नाटक का नवाब था, या मैसूर का नवाब था, या हैदराबाद का निजाम था। तो सबसे पहले बता दूँ, जो हैदराबाद का निजाम था ये 1798 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित किए गए संधि को स्वीकार करने वाला जो भारतीय शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था, ये बताना आपको लोग, आपके लिए बताइए। तो मैं बता दूँ आपके लिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था, ये याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन 7 में कहता है, तीसरे अंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरे अंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी उस युद्ध को रोकने के लिए? तो कौन सी संधि थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि राजस्व और हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? जो राजस्व है, हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा हम लागू की गई थी? तो ये बताइए आपके लिए। तो ये जो लागू की गई थी, ये वाली संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी, जो डलहौजी नाम का शासक था, इसके द्वारा ये राजस्व और हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत सभी लागू हुए थे। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कौन से सिख गुरु थे ऐसे जिनका फारसी में जफरनामा लिखा था, ये बताना। तो कौन थे ऐसे गुरु? तो जो वो गुरु का नाम क्या है? तो वो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया था? वो जफरनामा, मतलब वो फारसी भाषा में लिखा था जफरनामा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में कहता है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था जो चली आ रही है अब तक, ये शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड वेलेस्ली, या लॉर्ड ऑकलैंड, या लॉर्ड वेकिंट, कौन था? तो जब डाक सेवा चालू करने वाला कौन था वो? तो मैं बता दूँ पहले, लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश प्रथम गवर्नर जनरल था। थी ध्यान रखना इस बार क्वेश्चन, ये SSC पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, RRB में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कहता है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी, ये बताना आपके लिए। तो कौन थे वो? तो बता दूँ मैं आपके लिए, जो गुरु अर्जुन देव ने, किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने किसकी? सिख गुरु के गुरु नानक की जीवनी लिखी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? हरे राम ने, या हरकिशन ने, हरगोविंद ने, या तेग बहादुर ने, किसने किया था? जो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था, किसने किया था? गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गोविंद सिंह थे, उन्होंने किया था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर 13 पर देख लो। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में जो सिराजुद्दौला था वो किसके द्वारा पराजित हुआ था? किसके द्वारा पराजित हुआ था बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो थे उनके द्वारा पराजित किया गया था 1757 प्लासी के युद्ध में, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या है? क्वेश्चन 14 में कहता है
कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि का पर हस्ताक्षर किए थे। किस किस मतलब शासक ने मतलब क्या कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के निजाम ने, या अवध के नवाब ने, या मैसूर के राजा ने, या बंगाल के नवाब ने, किस किसने किए थे। तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो हैदराबाद के निजाम ने और अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा, ये तीनों ने मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन तीनों ने क्या किया था कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, लेकिन पहला, तीसरा और दूसरा इन्होंने किए थे। अच्छा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कलाक्रम, सिख गुरु जो थे उनका सही कलाक्रम सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले बता दो अगर आपके लिए, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। जो सबसे पहले जो थे अमरदास, सबसे पहले अमरदास, अमरदास के बाद रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान इसे पढ़ लेना एक बार, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपके लिए एक बार। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ये देख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में कहता है कि सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। इस सुगौली की संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी, लेकिन किसके बीच संपन्न हुई, ये किसके बीच संपन्न हुई थी सुगौली की संधि, ये बताना है। 16 में किसके संबंध, किसके बीच में संबंध हुई थी, तो ये संबंध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। जो सुगौली की संधि हुई थी किसके बीच संपन्न हुई थी, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें 17 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हो गई। ये कहाँ पर हुई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, 1799 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी मित्रता के लिए ये श्रीरंगपत्तनम में हुई थी। 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, श्रीरंगपत्तनम में। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 में कहता है, क्वेश्चन 18 में हड़प्पन नीति, हड़प्पन नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कस्बे में किए गए थे। हड़प्पन नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कस्बे में किए गए थे, कौन से कस्बे में किए गए थे जो भारतीय राज्य थे हड़प्पन नीति के द्वारा। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो झांसी, नागपुर और सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा जो थे वो हड़प्पन नीति के द्वारा अंतर्गत कस्बे घोषित कर दिए गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में कहता है, क्वेश्चन 19वां, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे, ठगी प्रथा चलाया था जिन्होंने, तो क्या है, तो कौन थे वो, तो मैं बता दूँ के लिए जो हमारा बैटिंग जो थे हमारे गवर्नर, ये विलियम बैटिंग, उन्होंने के द्वारा जो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। बात करें बौडयार के शासक थे। बौडयार किसके शासक थे, तो बौडयार कहाँ के शासक थे, बौडयार जो बता दूँ मैं आपके लिए, तो ये थे मैसूर रियासत के शासक थे। मैसूर रियासत के बौडयार शासक थे। बौडयार मैसूर रियासत के शासक माने जाते हैं। आगे 21वां, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो कौन सी थी, राजधानी कहाँ पर थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर, तो ये होती श्रीरंगपत्तनम में। श्रीरंगपत्तनम टीपू सुल्तान की, यहाँ पर ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में, और यहाँ पर यही राजधानी मानी जाती है श्रीरंगपत्तनम। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 में कहता है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, इसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया था, किस सन में बनाया था, कब बनाया गया था बताइए। तो लॉर्ड क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1758 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1758 ईस्वी में बनाया गया था लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर। बात करना आगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पूछा है। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं वो कौन थे, तो बता दो आपके लिए विलियम बेंटिंक। जो विलियम बेंटिंक थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें 24वां क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, जो द्वैध शासन नीति थी इसको किसने समाप्त किया था, ये बताना आपके लिए। तो किसने समाप्त किया,
ये समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वहाँ के गवर्नर जनरल, द्वैध शासन की नीति इन्होंने समाप्त कर दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन 25 में देख लो। क्वेश्चन 25 में कहता है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, वो किसने किया था। तो अंग्रेजों का विरोध किसने किया था सबसे ज़्यादा, तो मराठों ने। किसने किया था, मराठों ने किया था। तो मराठों ने किया था, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 में। क्वेश्चन देख लो। प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था। क्यों इस युद्ध का सबसे अधिक महत्व था, क्यों था इसका सबसे अधिक महत्व। इसमें भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसमें बंगाल में ब्रिटिश बचर्स के लिए मार्च प्रदर्शन किया और उसके बाद संपूर्ण भारत का ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। यह एडमिरल बाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। इस सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वघाती मारे गए। क्या क्यों हुआ था, ऐसे ऐतिहासिक महत्व माना जाता प्लासी के युद्ध को। तो 26 में का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर बी। इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्च प्रदर्शन किया गया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन 27 में कहता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। सही बात है, लेकिन इनमें से कौन सा उद्देश्य सही था। उनका क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा देना चाहती है भारतीयों को। तो उसमें जो उद्देश्य था बता दो मेरे, जो क्या उद्देश्य था। तो भारत में अपनी राजधानी सत्ता के नियम जो सुदृढ़ करना, उद्देश्य उनका ये था कि भारत में अपनी राजधानी सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, यही उनका उद्देश्य था। इसीलिए भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। किसने मिलाया था, अवध में, उड़ीसा में, बर्मा में, संयुक्त प्रांत में, कहाँ मिलाया था। तो जो 28 में आंसर होगा क्या होगा 28 में का आंसर, तो अवध में मिला दिया था। ठीक है, क्या मिला दिया था, अवध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो था किसने संकलित किया। गुरु नानक ने, गुरु रामदेव ने, या गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, किसने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, गुरु अर्जुन ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुरु अर्जुन ने ये किया था, आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो ये जो भारत में शिक्षा की प्रणाली की नींव थी वो किससे पड़ी थी। ये पड़ी थी 1835 में मैकाले में मिनट से। मैकाले के मिनट से पड़ी थी 1835 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सही कालानुसार लगाना है हमारे लिए। रॉबर्ट क्लाइव या बेंटिटार्ट्स या वॉरेन हेस्टिंग या कोर्टियर। सबसे पहले गवर्नर कौन था, उसके बाद कौन थे गवर्नर, और उसके बाद कौन थे, ये बताना है आपको इसके लिए। इसमें तो बता दो सबसे पहले जो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद बेंटिटार्ट थे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बेंटिटार्ट थे और उसके बाद कार्टियर थे और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग थे। तो फर्स्ट नंबर पर ये और सेकंड नंबर पर ये और थर्ड नंबर पर ये आएंगे और फोर्थ नंबर पर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बेंटिटार्ट और उसके बाद कार्टियर और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन 32 में कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था। भारत में राष्ट्रपति भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव या उपयुक्त तीनों। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था।
32वें का आंसर जो होगा 32वें का, तो उपयुक्त तीनों जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये तीनों ही सही हैं। भारत में राष्ट्रपति भावना की कमी थी और कंपनी में सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही बात है ये भी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव मिला था, ये भी सही है, तीनों सही हैं। ऑप्शन इसके चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33 में चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किसके वायसराय के शासनकाल में? कौन कौन से कोड? इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। किसके शासनकाल में किए गए थे ये बताना आपको। तो बताइए, तो इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन होगा क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू किए थे, कौन से भारत सरकार का गवर्नर जनरल था ये बताना आपको। बताइए, तो मैं बता दूँ आपके लिए, जो डाक टिकट चालू किए गए थे वो कौन थे, उनके द्वारा उस समय के गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में जो डाक सेवा शुरुआत की गई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टिकट जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? जो सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है ये बताना आपके लिए। तो बताइए, तो बता दो आपके लिए, जो सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था और ठगी प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन 36 में क्या चलता है? 36 में देखते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? तो बताइए, जो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? सादत खां बुरहान उल मुल्क, सारद खां को माना जाता है, सादत खां को, बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37वां, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया? किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया? युद्ध घोषित करने के बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था और उनसे पराजित हुए गए थे। तो किसके द्वारा लड़ा गया था ये जो युद्ध हुआ था? वो ये हुआ था, तो ये हुआ था शाह आलम सेकंड के द्वारा। शाह आलम सेकंड थे उस समय पर, तो अंग्रेजों के द्वारा शाह आलम को पराजित कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखते हैं क्वेश्चन 38वां, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय का, ठीक है, लेकिन उस समय का जो मुगल सम्राट था वो कौन थे? मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 38 में का आंसर क्या होगा? अहमद शाह थे या अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड थे या मोहम्मद शाह थे या शाह आलम सेकंड थे? कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 38 में क्या होगा? तो ये होगा अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो प्लासी का युद्ध शुरू हो गया था उस समय का सम्राट अजीजुद्दीन और आलमगीर सेकंड थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव तथा रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था ये बताना आपको। तो 39 में क्या आंसर होगा? तो 39 का जो आंसर, जो हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी माना जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग को माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं। क्वेश्चन 40 में का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 40 नवाब सिजाउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? जो नवाब सिजाउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुए थे उनका जो प्रमुख कारण क्या माना जाता है?
तो देखो ऑप्शन नंबर देखो, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रमा पर हमला किया, चंद्रनगर पर हमला किया, काला कारावास, ब्लैक होल की घटना का होना, ये क्या कारण था प्रमुख सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष होने का? तो क्या आंसर होगा इसका? तो मैं आंसर जो बता दूं आपके लिए, जो हमारा अंग्रेजी में व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, इस वजह से दोनों में युद्ध छिड़ गया था। 41 में देख लो आंसर, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे वो सरदार? तो जो आंसर बता दूँ आपके लिए, सबसे पहले तो सरदार माने जाते हैं हमारे, सबसे पहले तो मोहनलाल को माना जाता है। सबसे पहले तो एक मोहनलाल और एक मीर मदान, मोहनलाल और मीर मदान को, ये दोनों वहाँ कुछ मतलब वे सरदार उन्होंने क्या साथ दिया था, किसका? प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 42 में। देखो क्वेश्चन 42 में क्या कहता है कि काल कोठरी की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए। काल कोठरी जो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी, जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वो कहाँ घटी थी ये घटना? ये जो घटना घटी थी मुर्शिदाबाद में या ढाका में या मुंगेर में, कलकत्ता में, कहाँ पर घटी थी ये घटना? तो ये बता दो के लिए, ये जो घटना घटी थी कलकत्ता में घटी थी। कहाँ पर घटी थी? कलकत्ता में घटी थी ये घटना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 33-43 में देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद जो भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था, यह बंगाल की कवि का कथन है। ये बंगाल की कवि का कथन माना जाता है। ये क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है, किसी कवि के कथन का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? जो नवीन चंद्र सेन इनको माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देख लो, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? डाकुओं के राज्य की संज्ञा दे दी थी। तो किसने दे दी थी? जादूनाथ सरकार ने, या के.एम. फणिकर ने, या तारांचल ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने की थी? तो इसका 44वें का आंसर होगा क्या होगा? जो के.एम. फणिकर ने, जो के.एम. फणिकर जो थे, जो 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक की कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं को राज्य की संज्ञा दे दी थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन 45 में कहते हैं, ये सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जो रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति बताइए। वॉरेन हेस्टिंग से, या लॉर्ड डलहौजी से, या हेनरी लॉरेंस से, या लॉर्ड हेस्टिंग से? किससे संबंधित है ये? तो बताइए, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है ये संबंधित है 45 में का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ये जो नीति है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब आगे 46वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि, जो 1765 ईस्वी में जो इलाहाबादी संधि हुई थी, संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने? मोहम्मद रजा खान को, या राजा सिताब राय को, या राय दुर्लभ को, या सैयद गुलाम हुसैन को? किसको बनाया था? तो 46 में का जो आंसर होगा क्या होगा? मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 में देख लो, निम्नलिखित में से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायक दीवान नियुक्त किया? निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायक दीवान नियुक्त किया गया था? किसने किया था? अमीचंद को किया गया था, या मानक चंद को किया गया था, राय दुर्लभ को, या राजा सिताब रॉय को किया गया था? किसको किया था? तो ये किया गया था राजा
सिताब रॉय को किया गया था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव ने, बिहार का नायब दीवान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48वां। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने कहाँ से किया गया था? कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया गया था? शाहजुजा से, या जाम शाह से, या दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से? किससे प्राप्त किया गया था? तो 48वें का आंसर होगा क्या होगा? शाहजुजा से। किससे? शाहजुजा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रणजीत सिंह ने। बात करें आगे 49 में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टल नोवा के युद्ध में हराया, कौन थे वो? किसको हराया था? कैप्टन पूमहेम, सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। किसको हराया था? तो जो हराया था वो कौन थे? वो थे सर आयर कूट थे। वो कौन थे? सर आयर कूट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो बताइए। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? ये माना जाता है किसको? खड़क सिंह को। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती खड़कियाँ। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह को माना जाता है। आगे देखना 51वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कौन गलत बताना, किसको सुमेलित? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, या लॉर्ड बेलेजली सहायक संबंधित प्रणाली है, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंधित है, लॉर्ड बैटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? बताइए जल्दी से। तो कौन सुमेलित नहीं करेगा? तो 51 का आंसर होगा क्या होगा? तो जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी सभी लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित हैं, लॉर्ड बैटिंग ये 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित हैं। लेकिन जो लॉर्ड हेस्टिंग है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में किस सिख गुरु के विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? सिख गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। किसकी की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने, या गुरु गोविंद सिंह ने, या अर्जुन देव ने, या तेग बहादुर सिंह ने की थी? किसने की थी? तो 52वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 देख लो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो कौन थे? प्लासी के युद्ध में, या बक्सर के युद्ध में, बंडीवास के युद्ध में, पानीपत का तीसरे युद्ध में किसने किया था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किस भारत में प्रयुक्त को संस्थापित कर दिया? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बक्सर के युद्ध में हुआ था। सब कुछ कहाँ पर हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था सब कुछ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। कहाँ सुनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड बर्नहम ने, या सर हरकोट बटलर ने? किसने सुनाया था? तो 54वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट ऑप्शन है। आगे देख लो एक बार। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? जो रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे बताना आपको लिए। तो सुकर चकिया से संबंधित थे, या सांधवालिया से संबंधित थे, या आहलूवालिया से संबंधित थे, या रामगढ़िया से संबंधित थे? कहाँ से संबंधित थे रणजीत सिंह? तो 55 में का जो आंसर होगा क्या होगा? जो सुकर चकिया से संबंधित माने जाते हैं रणजीत सिंह को। आगे देख लो एक और क्वेश्चन 56वां। क्वेश्चन 56वां कहता है
तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने लिया था? तो वो शासक माने जाते हैं, वो गवर्नर माने जाते हैं। कौन थे वो? तो वो गवर्नर थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को माना जाता है उस समय का। ठीक है, तो क्या ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, किसने की थी? तो ये राजधानी क्या ट्रांसफ़र किसने की थी? ये की थी मीर कासिम ने की थी। किसने की थी? मीर कासिम जो थे उन्होंने की थी, ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। क्वेश्चन 58 है, तो क्वेश्चन 58, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जो नंदेड़ है वो नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, किसकी समाधि के कारण? बताइए। गुरु रामदास की समाधि के कारण, या गुरु आनंद की समाधि के कारण, या गुरु अर्जुन देव की समाधि के कारण, या गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण? किसकी समाधि के कारण माना जाता है? तो ये जो माना जाता है, बता दूं मैं आपके लिए, तो ये गुरु गोविंद सिंह की जय समाधि के कारण ये पवित्र माना जाता है, नंदेड़ गुरु गुरुद्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय का, तो कौन था? तो बता दूं मैं आपके लिए, जो शाह आलम सेकंड जो थे, शाह आलम सेकंड, इनको दिल्ली का शासक बना दिया गया था सब बक्सर के युद्ध के समय। आगे, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में मारे गए थे? कौन से सन में कब मारे गए थे, बताना आपके लिए। तो बताइए आंसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? 60 में का 1799 ईस्वी में ये मारे गए थे प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध तो 1757 ईस्वी में होता है, लेकिन इस समय पर नहीं। हाँ, लेकिन टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस 1799 में बीच हुआ था, तो उस समय ही 1799 ईस्वी में ये टीपू सुल्तान मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन 61 में है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, ये बताना आपके लिए। तो अली बर्दी खान, या मीर जाफर, या सिराजुद्दौला, या मीर कासिम, किसके शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल की दुर्घटना घटित? तो 61 में का आंसर क्या होगा? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में यह घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो किसको माना जाता है? सिखों के अंतिम गुरु को गुरु अर्जुन देव को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, या इनमें से कोई नहीं, किसको माना जाता है सिखों का अंतिम गुरु? तो 62 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? तो 62 राइट ऑप्शन होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह को। किसको? गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, निम्नलिखित में से किसका युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? जो निम्नलिखित कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया गया था? प्लासी का युद्ध था, या बक्सर का युद्ध था, या मैसूर का तृतीय लड़ाई, या 1857 का युद्ध हुआ था? कब हुआ था? तो युद्ध था जो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया गया था। कौन सा युद्ध में हुआ था? तो 63 में का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। कौन सा? जो प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय ये सब कुछ हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो डिंडुगुल नाम है, जो डिंडुगुल है ये नाम है, किसका नाम है? डिंडुगुल। केरल के एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, या कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का? डिंडुगुल बताइए। तो डिंडुगुल ये जो माना जाता है, डिंडुगुल ये RS से पूछा गया, RTS 1993। ये पुराना क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में पूछे जाते हैं डिंडुगुल। तो 64 में राइट आंसर होगा तमिलनाडु का एक नगर है, ये तमिलनाडु का एक नगर माना जाता है ये। 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? किस गवर्नर के समय जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो स्थानांतरित किया गया था वो खजाना सारा था, वो किसके शासनकाल में किया गया था? कौन थे उस समय का? तो 65 का आंसर हो गया क्या होगा?
वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे उस समय के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे ये, तो बताइए। तो 66 में का आंसर होगा क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उस समय वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसके? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, 67वां क्वेश्चन है, देखो। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके शासनकाल में? किसके समय? तो 67 में का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव था, या वेंसी टार्ट था, या बेरेल्ट्स था, या वॉरेन हेस्टिंग था? किसके शासनकाल में हुआ था ये सब कुछ? ये जो वॉरेन हेस्टिंग जो थे, जो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय स्थापना की गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया? किसके शासनकाल में हुआ था ये सब कुछ? 68 में का आंसर क्या होगा? तो 68 में का आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, लूसेंट बुक से वो भी। और जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी तक पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह सारा कुछ कराऊंगा इससे, लूसेंट बुक से। और रीजनिंग भी लूसेंट कराऊंगा, कंप्यूटर क्वेश्चन भी लूसेंट से कराऊंगा, ठीक है। टोटल जो बुक होंगी मेरी, जो लूसेंट्स की बुक होंगी सारी जितनी भी हैं, ठीक है, देख लेना एक बार। तो जितने भी मैं कराने वाला हूँ सब लूसेंट से कराऊंगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 69 का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है हमारे लिए। अवधि और युद्ध, कौन सी अवधि में कौन सा युद्ध हुआ था? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए। कौन सा सही उत्तर है, कौन सा गलत है? तो 69 का आंसर देख लो एक बार। 1767 ईस्वी 1769 प्रथम बांग्ला मराठा नहीं हुआ था। 1790 ईस्वी में, 90 से 92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध, ये ऑप्शन सही है बी। 1790 ईस्वी से 92 में कब हुआ था? तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। आगे 1824 से 1826 तक कौन सा प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था? तो ये भी ऑप्शन सही है बी, सी। तीसरा 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध हुआ था। 1845-46 से द्वितीय आंग्ला युद्ध नहीं हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर और डी गलत हैं दोनों, बाकी दोनों सही हैं, तीसरा और दूसरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। 70 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम जल्दी से। सिख गुरु के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर के ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। जो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, या गुरु अर्जुन देव के गुरु रामदास के पश्चात बने, या गुरु आनंद अंग देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। कौन सा ऑप्शन सही होंगे इसमें? तो बता दूं आपके लिए, जो हमारा बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया, नहीं, जो तेग बहादुर ने सिखों को सैन्य प्रमुख नहीं किया था, जो बंदा बहादुर को नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी दोनों सही हैं। ये गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और रामदास के पश्चात बने थे, ये भी सही बात है। और अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है दोनों, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका 70 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। और 71 कहता है हमसे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। जो राजसी राज्य हैं जो उन पर विचार करना है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान। तो 71 का आंसर क्या होगा? तो राज्यों हमें संभालना है, ठीक है, देखना है। तो ब्रिटिश द्वारा किसके समामेलन, जो विलय का सही करा करूँ, तो ब्रिटिश द्वारा जो इनके समामेलन जो हुआ था वो सही कलाक्रम लगाना है हमारे लिए। तो क्या होगा?
तो मैं बता दूँ सबसे पहले सतारा, सतारा थे, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी। इनको एक क्या बना दिया गया था, इनको एक कस्बा बना दिया गया था इनको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला। आगे देखते हैं 72 पर आंसर देखते हैं। 72 में का आंसर क्या है, निम्नलिखित भारतीयों शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित कर दिए गए थे, किस शासक ने। तो 72 में का आंसर क्या होगा, तो 72 में का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान था, वो टीपू सुल्तान था इस समय का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। 73 पर 73 में क्वेश्चन देख लो। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, कहाँ पर हुआ था, डफरिन के समय हुआ था, या डलहौजी के समय हुआ था, लिटन के समय हुआ था, या कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार बताइए। तो 73 में का आंसर क्या होगा, तो डलहौजी के समय हुआ था। ये क्या विस्तार हुआ था, डलहौजी के समय माना जाता है। आगे देखते हैं जी, हमारे लिए मिलाना, सुमेल करना, ठीक है। 1775 में क्या हुआ था, 1780 में मतलब क्या हुआ था ये बताना आपके लिए। तो मैं बता दूँ सबसे पहले तो जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा सबसे पहला 1775 में जो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। 1775 में कौन सा, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, मम्मा हुआ था 1775 ईस्वी में। 1780 की बात करूँ, अगर 1780 की बात करूँ तो द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध माना जाता है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सॉरी मैं गलत बोल गया था, तो मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करें 1824 ईस्वी में, तो 1824 ईस्वी में क्या हुआ था, ये हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो 1824 में प्रथम आंग्ल क्या होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आगे 1838 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1835 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन 75 में देखते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से संबंध कौन था। जनरल हेनरी फ्रेंड्स ग्रांड, कर्नल सिलीमैन, या अलेक्जेंडर बर्न्स, या कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठगों के दमन में, तो 75 में का जो आंसर होगा क्या होगा, जो कर्नल जो कर्नल इसलीमैन है, ये ठगों के दमन में जो संबंध रखे जाते हैं, इनसे संबंध रखा जाता है। आगे देखो एक बार सुमेल करना है, हमारी मिलान करना है। ये उत्तरी बढ़ती मुगल शासक और उपाधि, इनके उपनाम क्या हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, या फर्रुखसियर, या मोहम्मद शाह, या बहादुर शाह सेकंड। किसका संबंध किससे है, ये उनका उपाधि जो मिली थी ये बताना आपके लिए। तो उपाधि बहादुर शाह फर्स्ट को जो उपाधि मिली थी, ये जो उपाधि मिली थी बेखबर को, तो शाह बेखबर की उपाधि मिली थी किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को। बात करें ना फर्रुखसियर को जो उपाधि मिली थी, किसकी उपाधि मिली थी, ये मिली थी मुगल वंश का घृणित कायर, मुगल वंश का घृणित कायर मिला था। बात करें मोहम्मद शाह को किसकी उपाधि मिली थी, ये मिली थी रंगीला की उपाधि, मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली थी। बात करें बहादुर शाह सेकंड को जफर की उपाधि मिली थी। तो चारों के राइट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। 77 का आंसर होगा क्या होगा, 77 का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट को माना जाता है। किसको, बहादुर शाह फर्स्ट को माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 78 में का बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना, किसकी सहायता से सम्राट बना था। ये क्या
जुल्फ़ खां की जुल्फ़िकार खां की सहायता से, या हुसैन अली की सहायता की, या अब्दुल्ला खां की किसकी सहायता से बना था? ये जो बना था 78 में का आंसर हुआ है, क्या होगा? जुल्फ़िकार खां। जो जुल्फ़िकार खां है इसकी मृत्यु जहांगीर सिंहासन पर आसीन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जो फर्रुखसियर जो था किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? किसके सहयोग से बना था मुगल बादशाह? तो ये जो बना था मुगल बादशाह बना था ये किसके? सैयद बंधु। जो सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बन गया था, ये सैयद बंधु के सहयोग से। आगे, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृप निर्माता किसके रूप में ना जाना जाता है? नृप निर्माता 80 में का आंसर। तो 80 में का जो आंसर होगा क्या होगा? 80 में का आंसर सैयद बंधु को माना जाता है। किसको? सैयद बंधु को नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है, सैयद बंधु को। सैयद बंधु ने 81 का आंसर है। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? सत्ताच्युत हत्या कर दी थी सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से। किसकी? तो किसकी हत्या कर दी गई? तो ये जो आंसर होगा क्या होगा? किसकी हत्या हुई थी? ये हुई थी फर्रुखसियर की हत्या। किसकी? फर्रुखसियर। आगे चलते हैं 82 में का आंसर। 82 पर चलते हैं। 82 में क्वेश्चन क्या है? सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था सैयद बंधु ने? फर्रुखसियर को, जफर उल दरबार को, रफ़ी उल दौला को, या मोहम्मद शाह को? किस किस को? तो सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए, तो जो हमारा जो पहला जो फर्रुखसियर को बनाने का, बादशाह बनाने का ये भी काम किया था, और रफ़ी उप दरजात को ये भी किया था, और रफ़ी उल दौला को ये भी किया था, और मोहम्मद शाह को, सभी को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी को किया था सैयद बंधु ने बादशाह बनाने का काम। आगे 83 में, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? जो सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ था किसके समय में हुआ था, ये बताना आपके लिए। तो किसके समय हुआ था सैयद बंधुओं का पतन? तो ये हुआ था किसके? मोहम्मद शाह के। तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन 84 में, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का नाम मूल नाम था किस मुगल बादशाह का? रोशन अख्तर। किसको जाना जाता है रोशन अख्तर के नाम से, बताना आपको लिए। तो ये जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ये जो जगह हैं, जगहों के नाम है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल बादशाह के समय में ये स्वतंत्र हुए थे, ये बताना। तो 85 में किसके मुगल बादशाह के शासनकाल में हुए थे ये आयत? तो ये हुए थे मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में। मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। 86, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है किसको? नादिर शाह को। किसको कहा जाता है नेपोलियन? नादिर शाह को कहा जाता है। किसके शासनकाल में? जो आक्रमण करने वाले ईरानी शासक को नासिरशाह कहा जाता है, नादिर शाह। आगे 87, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? 87 में का आंसर। तो 87 में का आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला को माना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय जो मुगल सम्राट थे, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखते हैं 88 में का, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल बादशाह शासक के समय में हुए? 3 बार जो आक्रमण हुआ था वह किसके मुगल शासक के काल में हुए थे? किसके शासनकाल में हुए थे ये बताना आपके लिए। तो 88 में का आंसर होगा क्या होगा बताइए जल्दी से।
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में। किस शासनकाल में, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुआ था। आगे 89 का, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर, तो किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था, ये बताना होगा किसका था। तो 89 में का आंसर क्या होगा, तो 89 में का आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकंड। तो किसका, अली गौहर के नाम से भी शाह आलम सेकंड जाने जाते थे। आगे 90 क्वेश्चन चलते हैं। 90 में क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्ती नाजिबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हो गया। अच्छा, कौन सा मुगल बादशाह था, उसी विकट परिस्थितियों में ये मराठाओं को दोबारा से दिल्ली पर मत शासन कर लिया उसने, कौन था। तो 90 में का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड था वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। आगे 91, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार। ये गाना था, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। किस मुगल बादशाह ने ये कहा था, किसने कहा था। 91 में का जो आंसर होगा क्या होगा, बहादुर शाह सेकंड। जो बहादुर शाह सेकंड जो था इसने कहा था ये सब कुछ, ये कहा था। आगे चलते हैं 92 पर क्वेश्चन। 92 पर चलते हैं, अंग्रेजों का पेंशन पेशनगर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेशनगर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो वो था, मैं बता दूँ आपके लिए 92 में का आंसर क्या होगा, तो ये जो आंसर होगा क्या होगा, शाह आलम सेकंड को माना जाता है। शाह आलम सेकंड ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे सम्मिलित करना है हमारे लिए, देखो 93 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हैवी होते हैं जो सम्मिलित करने वाले। बंगाल समय, राज्य और संस्थापक, तो इस समय के कौन से संस्थापक माने जाते हैं। बंगाल 1773, फर्रुखाबाद 1714, कर्नाटक 1720, अवध 1722। तो बताइए, तो 93 में का जो आंसर देख लो एक बार, आंसर बता दूंगा सबके लिए, तो मिलने करके बता देता हूँ। तो बंगाल 1713 में मुर्शिदाबाद कुली जाफर खां इसके संस्थापक थे। फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खान बंगस इसके संस्थापक थे। कर्नाटक 1720 शहादल उल्लाह खां इस समय के संस्थापक थे। अवध 1722 में मीर मोहम्मद सिंह शहादत खां बुरहानुल मुल्क ये माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो एक बार, आगे आपको मिलाना है यहाँ पर भी, ठीक है, मिलान करना है। तो राज्य और संस्थापक यहाँ पर भी हैदराबाद 1724, रुहेलखंड 1727, भरतपुर 1740, मैसूर 1761। कौन संस्थापक थे उस समय के, तो 94 में का आंसर, तो मिला दे बता दूँ 94 में का आंसर देख लो एक बार। सबसे पहले हैदराबाद 1724 में ये मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क के द्वारा हुआ था ये सब कुछ। रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खां के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी का दूसरा। भरतपुर 1740 में बदन सिंह थे संस्थापक उस समय के, बदन सिंह। मैसूर 1761 में हैदर अली इसके संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लो एक बार, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 में क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। तो किस राज्य के शासक थे नवाब वजीर कहलाते थे, किस कहलाते थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, या कर्नाटक के नवाब, या इनमें से कोई नहीं, किस राज्य से शासक थे नवाब वजीर कहलाते थे। तो 95 में का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवध के जो नवाब माने जाते थे,
अवध के नवाब, ये नवाब वजीर कहे जाते थे। 96 में क्वेश्चन देख लो, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने किया था? तो ये किया था चूड़ामणि ने। चूड़ामणि कहे जाते हैं, चूड़ामणि ने। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चूड़ामणि। आगे देखो 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जेट्स बोला जाता है इंग्लिश में, जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है 97 में का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 97 में का आंसर? तो ये हो जाएगा सूरजमल को। किसको? सूरजमल को कहा जाता है। आगे देख लो 98वां क्वेश्चन। 98वां क्वेश्चन कहता है कि मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? मुर्शिदा कुली जाफर खां को बंगाल की 1717 और उड़ीसा की 1719 में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? 98 में जो आंसर होगा क्या होगा? 98 में का आंसर फर्रुखसियर, जो फर्रुखसियर जो थे उसके शासन का उसने दी थी, ठीक है, इस मुगल बादशाह से मिली थी। आगे 99 में किसकी मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? ढाका के स्थान पर उसकी राजधानी बनाया। ढाका की राजधानी किसके बनाया था? तो बता दूंगा कि 99 में का जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफर खां। मुर्शिद कुली जाफर खां, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 100वां क्वेश्चन। तो ये जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इसका जो वीडियो लंबी हो जाएगी इसी वजह से मैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज करूँगा वैसे तो, लेकिन 100वां क्वेश्चन कराने के बाद और 101 से क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा अगले से क्वेश्चन को। अभी भी कम से कम 100 क्वेश्चन और बचे इस वाले टॉपिक से, तो उन्हें भी कराऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले बता दूँगा अगली 100 क्वेश्चन कराने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। प्रत्येक एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। प्रत्येक एग्जाम में कोई भी एग्जाम लो, यूपीएससी आईएएस वगैरह कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आगे 100 क्वेश्चन। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण था? क्या कारण था उस विवाद का सर्वप्रथम? मुर्शिद कुली जाफर खां और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का विवाद। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग व्यवस्था। बी ऑप्शन है अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जाफर खां पर हमला, कलकत्ता में किलेबंदी, इनमें से कोई नहीं। क्या कारण था, क्या विवाद हुआ? तो 100 में का जो आंसर होगा बता दूं मैं सबसे पहले तो आपके लिए। तो जो हमारा मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में जारी फरमान की जो मुर्शिद अली जाफर एवं खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग व्यवस्था, यही विवाद था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 में का। तो मैंने आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इससे अगले जो क्वेश्चन 101 से मैं अगली वीडियो में ट्रांसफर कर दूंगा, ये ध्यान रखना। तो इससे मैं वीडियो लंबी होने के कारण इसी वजह से यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ इस वीडियो को। आप देख लेना इस बार, अगली वीडियो को कल को लेकर के आ जाऊँगा, उस वीडियो जल्दी से लेकर के आऊँगा। अगर उससे पहले वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लूसेंट बुक का टोटल में कराने वाला हूँ, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। जीके जीएस जियोग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री सब कुछ, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ कराऊंगा लूसेंट्स की बुक से। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।